अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज ऑडिटिंग का थर्ड लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। जो पॉइंट्स रह गए थे आज मैं उसे कवर करूंगा और उसके बाद एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो देखते हैं, ऑडिटर की जो रिपोर्ट्स होती हैं ना, वो दर हकीकत 4 किस्म की होती हैं। मीन ऑडिटर 4 किस्म की ओपिनियन दे रहा होता है। उनमें से एक है अनक्वालिफाइड ओपिनियन, अगली है क्वालिफाइड ओपिनियन, एंड द नेक्स्ट इज़ डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, और चौथी है एडवर्स ओपिनियन। अब एक एक करके इसको समझते हैं। अनक्वालिफाइड ओपिनियन, द रिपोर्ट इन विच द ऑडिटर गिव्स his opinion that he is fully satisfied with the books of accounts and there is no objectionable point in them is called unqualified or clean report। यानी ऐसी रिपोर्ट कि जो ट्रू एंड फेयर व्यू के बारे में बता रही हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही हैं, अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को फॉलो किया गया है, यानी हर चीज़ ओके है। ठीक है ना, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैनेजमेंट ने बनाई थी वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना, उसमें कोई मसला नहीं है। तो इस रिपोर्ट को कहते हैं अनक्वालिफाइड ओपिनियन। ठीक है ना, इस ओपिनियन को कहेंगे अनक्वालिफाइड ओपिनियन, और इस रिपोर्ट को कहते हैं क्लीन रिपोर्ट या अनक्वालिफाइड रिपोर्ट भी कह देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद होती है क्वालिफाइड ओपिनियन। टेक्निकल है, आप समझिएगा। ठीक है ना, मैं आपको क्लियर कर दूंगा इंशाल्लाह। अक्सर लोगों को ना इसमें मसला रहता है, ये फ़र्क नहीं डाल पाते कि क्वालिफाइड ओपिनियन, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन और एडवर्स ओपिनियन, इनमें क्या फ़र्क होता है। तो आज मैं कोशिश करता हूँ कि आपको इस फ़र्क को समझाऊँ। क्वालिफाइड ओपिनियन में वो लिखते हैं, अ क्वालिफाइड ओपिनियन शुड बी एक्सप्रेस्ड व्हेन द ऑडिटर कंक्लूड्स दैट एन अनक्वालिफाइड ओपिनियन कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड due to limitation on the scope of auditor's work or due to disagreement with management। यानी ऑडिटर इस पोजीशन में नहीं है कि वो अनक्वालिफाइड ओपिनियन दे। ये वाली ओपिनियन, ऑडिटर इस पोजीशन में नहीं है कि वो ये वाली रिपोर्ट दे, यानी क्लीन रिपोर्ट दे। अब क्यों इस पोजीशन में नहीं है, इसकी 2 वजूहात बताई गई हैं। टेक्निकल है, गौर से सुनिएगा। ठीक है ना, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। ऑडिटर इस पोजीशन में नहीं है कि अनक्वालिफाइड ओपिनियन दे, यानी क्लीन रिपोर्ट दे, अनक्वालिफाइड रिपोर्ट दे। इसकी 2 वजूहात हैं क्यों नहीं वो दे पा रहा। इसकी 2 वजूहात हैं, लिमिटेशन ऑन स्कोप ऑफ ऑडिटर्स वर्क, और दूसरी हो सकती है ड्यू टू डिसएग्रीमेंट विद मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट से वो डिसएग्री है किसी भी जो है ना पॉइंट पे। ठीक है, सिर्फ हमने इसको समझना है। ये डिसएग्रीमेंट विद मैनेजमेंट ये आसान है, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी फ्रेज़ है कि वो किसी भी रूल में, किसी भी जगह अगर वो डिसएग्री कर रहे हैं मैनेजमेंट के साथ, तो फिर ऑडिटर इस पोजीशन में नहीं होता कि वो अनक्वालिफाइड ओपिनियन दे। दूसरी वजह, लिमिटेशन ऑन द स्कोप ऑफ ऑडिटर वर्क। ये टेक्निकल है, इसको समझते हैं। पहले हम ये समझते हैं कि स्कोप ऑफ ऑडिटर वर्क है क्या, फिर उसके बाद हम समझेंगे लिमिटेशन ऑन स्कोप ऑफ ऑडिटर वर्क क्या होता है। स्कोप ऑफ ऑडिटर वर्क ये होता है कि ऑडिटर की कुछ जिम्मेदारियां थी, उसने कुछ काम परफॉर्म करने थे, लेकिन वो काम जो है परफॉर्म नहीं कर पाया। पहले आप ये समझें, स्कोप ऑफ ऑडिटर वर्क यानी उसकी जिम्मेदारियां थी, कुछ काम उसने करने थे, उसको कहते हैं स्कोप ऑफ ऑडिटर वर्क। अब लिमिटेशन ऑफ स्कोप ऑफ ऑडिटर वर्क ये है कि वो जो ज़रूरी काम ऑडिटर ने करने थे वो नहीं कर पाया। ठीक है, पहले स्कोप ऑफ ऑडिटर वर्क यानी कुछ ज़रूरी काम थे ऑडिटर ने परफॉर्म करने थे ऑडिट के दौरान, वो होता है स्कोप ऑफ ऑडिटर वर्क। लिमिटेशन ऑफ स्कोप ऑफ ऑडिटर वर्क ये होता है कि वो ज़रूरी काम ऑडिटर नहीं कर पाया। ठीक है, अब ये 2 वजूहात हैं। अगर कोई ऐसे काम जो ऑडिटर के लिए ज़रूरी थे कि वो परफॉर्म करे और वो नहीं कर पाया, एक ये वजह, या दूसरी वजह ये हो सकती है कि अगर वो ऑडिटर मैनेजमेंट से डिसएग्री कर रहा है, ये दूसरी वजह। अगर ये 2 वजूहात हैं, ठीक है ना, इनकी वजह से ऑडिटर इस पोजीशन में नहीं है कि
अनक्वालिफाइड ओपिनियन दे तो फिर वो क्वालिफाइड ओपिनियन देता है। फिर मैं रिपीट करता हूँ, यानी अगर ऑडिटर इस पोजीशन में नहीं है कि अनक्वालिफाइड ओपिनियन दे, ऊपर वाली क्लीन रिपोर्ट दे, ठीक है ना, इसकी वजूहात क्या बता रहे हैं? इसकी वजूहात है लिमिटेशन ऑन स्कोप ऑफ ऑडिटर वर्क, यानी कि ऑडिटर के लिए कुछ काम करने ज़रूरी थे जिसे वो परफॉर्म नहीं कर पाया, एक ये वजह, इस वजह से वो क्वालिफाइड ओपिनियन दे रहा है। या दूसरी वजह वो मैनेजमेंट से डिसएग्री करता है किसी भी बात पे, किसी पॉइंट पे, किसी भी जो है ना प्रॉब्लम पे, कोई कुछ भी हो सकता है, वो डिसएग्री कर रहा है। अब मिसालों में मैं ज़्यादा नहीं जा रहा क्योंकि आपके जो पूछा जाएगा एमसीक्यूज में वो इसी डेफिनेशन से ही कोई पॉइंट पूछा जाएगा। अगर वो डिसएग्री कर रहा है मैनेजमेंट के साथ, या लिमिटेशन ऑन स्कोप ऑफ ऑडिटर वर्क, यानी कुछ काम उसने परफॉर्म करने थे जो वो नहीं कर पाया, अगर ये सिचुएशन है या ये दूसरी ये सिचुएशन है, इसकी वजह से जो ऑडिटर होता है वो अनक्वालिफाइड ओपिनियन नहीं देता, फिर वो क्वालिफाइड ओपिनियन देता है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अब आगे है डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन ये है, पहले मैं इसे रीड करता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। A disclaimer of opinion means that the auditor is unable to express opinion of the financial statement, यानी ऑडिटर इस पोजीशन में ही नहीं है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कोई ओपिनियन दे। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन यानी वो इस पोजीशन में ही नहीं है कि वो कोई ओपिनियन कायम करे। A disclaimer of opinion is issued when there is limitation on the scope of auditor work and the effect of such limitation is so material and pervasive that a qualification is not sufficient and the auditor decide not to express an opinion on the financial statement। पहले एक बात याद रखें, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे वो कोई ओपिनियन नहीं दे रहा, एक ये बात। अब वो ऐसा क्यों नहीं दे पा रहा, इसकी भी एक वजह बताई गई है, ठीक है ना। इसकी वजह लिंक कर रही है पिछली वजह के साथ। पिछली वजह क्या थी? लिमिटेशन ऑन स्कोप ऑफ ऑडिटर वर्क। यहाँ भी वही वजह, लिमिटेशन ऑन स्कोप ऑफ वर्क की वजह से वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कोई भी ओपिनियन देने से कासिर है। लेकिन ये तो पॉइंट हमने पीछे पढ़ा था, तो फिर ये नई ओपिनियन क्या हो गई? ये तो सेम वही चीज़ है, वो अनक्वालिफाइड ओपिनियन। यहाँ भी तो यही था कि लिमिटेशन ऑन द स्कोप ऑफ ऑडिटर वर्क, यानी वो लिमिटेशन ऑन स्कोप ऑफ ऑडिटर वर्क की वजह से कोई ओपिनियन नहीं दे पा रहा, ठीक है ना। तो फिर इसमें और इसमें क्या फ़र्क है? इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। देखें, अगर कोई ऐसा काम, पहले थोड़ा सा ब्रेक लेके ये मैं बताता हूँ आपको। स्कोप ऑफ ऑडिटर वर्क क्या था? स्कोप ऑफ ऑडिटर वर्क ये था कि ऑडिटर ने कुछ काम परफॉर्म करने थे जो उसकी जिम्मेदारियां हैं। लिमिटेशन ऑन स्कोप ऑफ वर्क का ये मतलब था कि वो काम परफॉर्म नहीं कर पाया, ठीक है। ये पॉइंट पीछे वाले में भी था, लेकिन इसमें एक और एडिशनल पॉइंट ये है कि अब वो जो काम नहीं कर पाया ना, उसका एक ख़ास इम्पैक्ट पड़ता है अकाउंट्स के ऊपर। मिसाल के यहाँ उन्होंने मिसाल दिया, मिसाल के तौर पे उसने इन्वेंट्रीज को फिज़िकली विज़िट करना था और फिर देखना था, वेरीफाई, यानी करंट एसेट में इन्वेंट्रीज जितनी अमाउंट की लिखी हुई थी और जितनी तादाद में लिखी हुई थी, उसने वेयर हाउस में जाके उसको क्या करना था? वेरीफाई करना था। वो नहीं कर पाया, ठीक है ना। तो अगर करंट एसेट में जो इन्वेंट्रीज लिखी हुई है वो 1 लाख की हैं, ठीक है, और जो वेयर हाउस में पड़ी हैं वो 50,000 की हैं, ठीक है ना, कम पड़ी हैं मिसाल के तौर पे। ये वो अहम तरीन काम है, यानी इन्वेंट्रीज को विजिट करना एक अहम काम है, एक मटेरियल काम है, मटेरियलिटी है। मटेरियलिटी क्या होती है? गैप के प्रिंसिपल में आप लोगों ने पढ़ा होगा अकाउंटिंग में। मटेरियलिटी मतलब एक कोई भी ट्रांजैक्शन है वो बिजनेस के ऊपर कोई ख़ास इम्पैक्ट रखती है, और इमटेरियल वो होती है जिसका बिजनेस के ऊपर कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं पड़ता। मैं आपको मिसाल देता हूँ, एक बिज़नेस चल रहा है और वहाँ पे लेड पेंसिल यूज़ होती हैं 1 या 2। अब वो 1 या 2 पेंसिल पूरे ऑफिस में यूज़ होती हैं और ऑफिस करोड़ों का है, ठीक है, करोड़ों का वो बिज़नेस चला रहे हैं। अब 1-2 पेंसिल की वो ट्रांजैक्शन नहीं करते, और 10 रुपये की सारी लेड पेंसिल आती है और वो लेड पेंसिल उनकी पूरी साल चलती है, वो क्या 10 रुपये की रिकॉर्डिंग करेंगे? तो वो मटेरियल नहीं है, इमटेरियल है, ठीक है ना।
मटेरियलिटी क्या होती है कि जिसका कोई ना कोई ख़ास इम्पैक्ट पड़े। अब ये जो उसको विज़िट करना था इन्वेंट्रीज़ को, ये मटेरियल था, ठीक है ना, ये कोई ख़ास चीज़ थी। हाँ, अगर वो ये देखता, वेरीफाई करता कि वो जो उन्होंने कच्ची पेंसिलें ली थी वो अभी उनके पास पूरा साल उनके पास चलती हैं, उनके पास पड़ी हैं कि नहीं पड़ती, तो ये इमैटीरियल है, इसका कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं था, ठीक है। अब ये देखें कि ऑडिटर ने कोई ऐसे काम करने थे कि जो वो नहीं कर पाया। लिमिटेशन और स्कोप ऑफ ऑडिटर वर्क यही था ना, कि कुछ ऐसे काम थे जो उसने करने थे और वो नहीं कर पाया, और जो चीज़ वो नहीं कर पाया फिर उसका कोई मटेरियल इम्पैक्ट है, उसका कोई ख़ास इम्पैक्ट पड़ता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, ठीक है ना। तो इस वजह से, ये वजह है, इस वजह से वो ओपिनियन देगा डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। यानी डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन क्या है, वो इस पोजीशन में ही नहीं है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कोई ओपिनियन दे। उसकी क्या वजह, उसकी ये वजह है कि कुछ ऐसे काम उसने करने थे जो वो नहीं कर पाया, और वो जो काम उसने नहीं किए उसका एक मटेरियल इम्पैक्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। पीछे वाला जो पॉइंट है वो सिर्फ ये बता रहा है कि ऑडिटर अनक्वालिफाइड ओपिनियन नहीं दे रहा। उसकी एक वजह उसने ये बताई है कि कुछ ऐसे काम थे कि जो ऑडिटर ने करने थे लेकिन वो उसे परफॉर्म नहीं कर पाया, ठीक है ना। लेकिन डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में वो ये कह रहा है कि वो काम जो वो करने थे और नहीं कर पाया वो इतने ज़्यादा ज़रूरी थे कि जिसके बगैर गुजारा नहीं था, बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे, वो मटेरियल थे, ठीक है ना, मटेरियलिटी से ताल्लुक़ रखते थे, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ उसने सरसरी बताया, ठीक है ना, और वहाँ उसने डिटेल में बताया कि वो जो काम वो नहीं परफॉर्म कर पाया वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे, ठीक है। तो इस वजह से वो इस पोजीशन में नहीं है कि कोई ओपिनियन दे, कोई भी ओपिनियन दे किसके ऊपर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू हैं, ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है या नहीं दे रही है, मतलब वो इस पोजीशन में ही नहीं है कि कोई ओपिनियन दे। और उसकी वजह मैंने आपको डिटेल में समझा दी है, और अब आप इसको रीड करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बेहतरीन तरीके से समझ आएगी। अच्छा, अब यहाँ हमने दो वजूहात पढ़ी थी ना, यहाँ एक थी लिमिटेशन और स्कोप ऑफ वर्क। अब अगला जो पॉइंट है ना एडवर्स ओपिनियन, उसमें इस चीज़ के बारे में आ रहा है, सेम इसी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है जैसे इसको एक्सप्लेन किया हुआ है ऊपर वाले पॉइंट को। अब उसको देखते हैं। Adverse opinion. An adverse opinion is issued when auditor has a disagreement with the management and he considered that the effect of disagreement is so material and pervasive that the financial statement taken as a whole cannot be considered reliable. यानी एडवर्स ओपिनियन वो तब देता है कि जब वो मैनेजमेंट से डिसएग्री हो। लेकिन ये बात, एक मिनट होल्ड करें, अच्छा सॉरी कॉल आ गई थी। तो मैं ये कह रहा था कि एडवर्स ओपिनियन के बारे में, यानी ऑडिटर एडवर्स ओपिनियन देता है, क्यों दे रहा है, क्योंकि वो मैनेजमेंट से डिसएग्री कर रहा है। लेकिन ये बात तो इधर भी थी कि जब वो मैनेजमेंट से डिसएग्री करता है तो वो ओपिनियन कौन सी देता है, वो ओपिनियन क्वालिफाइड ओपिनियन दे रहा होता है। तो ये बात तो इधर थी, लेकिन वहाँ थोड़ा सा फ़र्क है। अब वो मैनेजमेंट से डिसएग्री कर रहा है, लेकिन वो जो मैनेजमेंट से डिसएग्री कर रहा है वो उस चीज़ का जो इम्पैक्ट है ना वो मटेरियल है, यानी वो इतना ज़्यादा अहम है कि उसके बगैर गुजारा नहीं है। सेम उसी तरीके से ये देखें डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में जो मैंने आपको बताया, यानी कुछ ऐसे काम थे जो ऑडिटर नहीं कर पाया, ठीक है ना, जो लेकिन उस ना करने के बड़े गहरे असर थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, तो तब ये ओपिनियन दे रहा है डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। और अगर वो मैनेजमेंट से डिसएग्री है और उसके डिसएग्री होने की वजह से बड़े गहरे असरात पड़ने वाले हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, तो इस वजह से वो एडवर्स ओपिनियन देता है। उम्मीद है कि आपको समझ आया गई होगी, अब कभी नहीं भूलेगा आपको। अगर ना समझ आए तो फिर आप व्हाट्सएप पे दोबारा भी पूछ सकते हैं, मैं मज़ीद इसको एक्सप्लेन कर दूँगा। आप कोशिश कीजिएगा इसको सुने, समझना है फिर दोबारा सुने, और फिर भी समझना है फिर मेरे से व्हाट्सएप पर रब्ता करें, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा कुछ और टॉपिक्स छोटे मोटे रह गए थे तो वो भी आपके कवर करा देता हूँ, फिर उसके बाद MCQs प्रैक्टिस। टाइप्स ऑफ वाउचर्स, ये याद रख लें कि कितने टाइप्स के वाउचर्स होते हैं, वो 5 तरह के होते हैं। एक बैंक रिसीट वाउचर, बैंक पेमेंट वाउचर, कैश रिसीट वाउचर, कैश पेमेंट वाउचर और जनरल वाउचर।
बैंक रिसीट वाउचर यानी बैंक से अगर कोई आप रिसीविंग कर रहे हो तो उसके लिए एक वाउचर बनाते हो, ठीक है ना। बैंक पेमेंट वाउचर, बैंक में पेमेंट कर रहे हो तो उसके लिए एक वाउचर बनाते हो। वाउचर को तो आपको पता होगा ना, अकाउंटिंग में आप पढ़ते हो कि जब भी कोई जर्नल एंट्री करनी हो तो उसके साथ आप वाउचर लगा देते हो और फिर उसके बाद उसका एविडेंस भी लगा देते हो। अगर कोई इनवाइस हो, बिजली का बिल पे किया है तो साथ में जो है ना आप उसका एविडेंस भी लगा सकते हो। और वाउचिंग के बारे में मैंने आपको बताया था। वाउचिंग क्या है कि वो एविडेंस चेक करना, यानी एक एंट्री आपने पास की, ठीक है ना, जिस वाउचर पे, उस वाउचर के साथ जो एविडेंस लगे हुए हैं उनको चेक करना, वाउचर्स को चेक करना, फिर उन्हें मैच करना अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में कि यहाँ जो एंट्री हुई खड़ी है वाउचर में वही है, और वाउचर के पीछे जो एविडेंस लगा हुआ है वो है, वो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इस चीज़ को चेक करना वाउचर कहलाता है। मैंने आपको बता दिया पहले, ठीक है। आगे है कैश रिसीट वाउचर, यानी जब कैश में आप कोई चीज़ वसूल कर रहे हो, ठीक है ना, कैश आप वसूल कर रहे हो तो उसके लिए भी एक वाउचर आप बनाते हो। और जब कैश किसी चीज़ के लिए पेमेंट के लिए यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए भी एक वाउचर बनाते हो। और एक जर्नल वाउचर होता है जिसमें ये चारों चीज़ें नहीं होंगी, इनके अलावा जो एंट्रीज होंगी वो जर्नल वाउचर में आएंगी, ठीक है ना। अच्छा, ये याद रखिएगा 5 वाउचर्स होते हैं। अब हम एरर्स को पढ़ते हैं, एरर्स और फ्रॉड को। थोड़ा थोड़ा इसके बारे में मैंने आपको बताया था एरर्स पहले लेक्चर में, जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है, एरर्स और फ्रॉड के बारे में। तो अब डिटेल में पढ़ते हैं कि ये कितनी किस्म के एरर होते हैं। पहले एरर्स को समझते हैं। एरर्स अनइंटेंशनल मिस्टेक्स, यानी जानबूझ के ये गलती नहीं की गई, अनजाने में गलती हो गई है। इन बुक्स ऑफ अकाउंट आर नॉन एज एरर। अब एरर्स को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया, एक क्लैरिकल एरर और एक प्रिंसिपल एरर्स, ठीक है। अब इसको समझते हैं, क्लैरिकल एरर्स क्या होते हैं और प्रिंसिपल एरर्स क्या होते हैं, फिर इनकी कितनी टाइप्स होती हैं उसको समझते हैं। क्लैरिकल एरर्स अनइंटेंशनल मिस्टेक्स इन बुक्स ऑफ अकाउंट कमिटेड बाय लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट एट अर्ली स्टेज आर नोन एज क्लैरिकल एरर। यानी क्लैरिकल एरर कौन से होते हैं? जो अनइंटेंशनल मिस्टेक हों और वो किसकी वजह से हों? जो है ना लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट की वजह से, ठीक है ना। आपने मैनेजमेंट में पढ़ा होगा कि टॉप मैनेजमेंट होती है, फिर मिडल मैनेजमेंट होती है और फिर फ्रंट लाइन मैनेजमेंट होती है। तो फ्रंट लाइन मैनेजमेंट से अगर कोई गलती हुई है, अनइंटेंशनली गलती, तो उसको क्लैरिकल एरर कहा जाता है। और फिर क्लैरिकल एरर्स की भी टाइप्स हैं, कौन कौन सी? वो है एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, कंपनसेटरी एरर और ट्रायल बैलेंस एरर, ठीक है। अब एरर ऑफ ओमिशन के, एरर ऑफ ओमिशन ये है कि एंट्री पास ही नहीं की, ना डेबिट साइड ना क्रेडिट साइड, पास ही नहीं गई, ओमिट कर दी गई है। जैसे कि सेल टैक्स में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि कुछ ऐसे स्केजुअल्स हैं या कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जो ओमिटेड हैं, उठा लिए गए हैं, वो हैं ही नहीं अब सेल टैक्स में, ठीक है। जैसे वो मैंने आपको उसका बताया था सेल टैक्स का, उसमें 1, 2, 4, 7 यानी फर्स्ट स्केजुअल, सेकंड, 4 और 7 ये ओमिटेड हैं सेल टैक्स में। तो इसी तरह ये जो एरर्स ऑफ ओमिशन है, यानी एंट्री पास ही नहीं की, ना डेबिट साइड ना क्रेडिट साइड, है ही नहीं, रिकॉर्ड ही नहीं है उसका, तो इसे कहते हैं एरर ऑफ ओमिशन, और ये एरर है, ठीक है ना, यानी अनइंटेंशनल मिस्टेक है। अब अगला होता है एरर ऑफ कमीशन। When transaction wholly or partially is recorded incorrectly in books of account or wrongly posted in the ledger, यानी आपने इनकरेक्टली कोई चीज़ रिकॉर्ड कर दी है, ठीक है ना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में या लेजर में। मिसाल के तौर पे ₹5000 इज़ पेड टू KM फॉर द सप्लाई ऑफ फर्नीचर एंड सेम इज़ रिकॉर्डेड इन कैश बुक वाइल पोस्टिंग टू द लेजर। जब लेजर में पोस्ट कर रहे हो तो तब डेबिट कर रहे हो 500 रुपये से, यानी रिकॉर्ड जो आपने अकाउंट में रिकॉर्ड किया वो तो इसमें किया ना 5000 के साथ, ठीक है, लेकिन 500 के साथ आप पोस्ट कर रहे हो उसको लेजर में, तो ये गलती है। इसके अलावा एरर ऑफ कमीशन ये भी होती है कि खुद आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में गलत लिख दो, ठीक है ना। और एक और बात जो अहम है एरर ऑफ कमीशन के बारे में, वो ये है कि आपने करंट एसेट में कैश को डेबिट करना था, आपने करंट एसेट में जो है वो अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट कर दिया गलती से, तो इसको भी एरर ऑफ कमीशन कहते हैं। इसने यहाँ एक्सप्लेन नहीं किया, ठीक है।
ये सेम कैटेगरी, यानी करंट एसेट में किसी चीज़ को क्रेडिट करना था, आपने करंट एसेट में ही किसी और चीज़ को क्रेडिट कर दिया, यानी कैश को क्रेडिट करना था, आपने अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट करी, ये भी एरर ऑफ कमीशन है, इसको भी एरर ऑफ कमीशन कहते हैं। लेकिन शर्त ये है कि कैटेगरी सेम हो, कैटेगरी चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर कैटेगरी चेंज हो गई, मिसाल के तौर पे आपने कैश को डेबिट करना था, आपने जो है ना फिक्स एसेट पे जाके किसी फर्नीचर को डेबिट कर दिया, ठीक है ना, तो ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है, ठीक है ना, क्योंकि कैटेगरी चेंज हो गई है। एरर ऑफ कमीशन यानी सेम कैटेगरी में रहते हुए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में अगर कोई गलती हुई है तो वो एरर ऑफ कमीशन। लेकिन अगर आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से शिफ्ट कर रहे हो कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरफ, यानी रिकॉर्ड आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में करना था किसी अकाउंट में, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाके गलती कर रहे हो, तो फिर वो एरर ऑफ प्रिंसिपल होता है, ठीक है ना। जब कैटेगरी चेंज हो जाए तो तब वो एरर ऑफ प्रिंसिपल होता है, अगर सेम कैटेगरी हो तो फिर एरर ऑफ कमीशन। ये एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप लेजर में उसकी पोस्टिंग कर रहे हो, ठीक है ना, तो तब उस वक्त पोस्टिंग करते हुए अगर गलती हो रही है तो वो भी एरर ऑफ कमीशन होता है। तो एरर ऑफ कमीशन में दो चीज़ें आ गई, एक तो खुद बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपकी गलती हो रही है, ठीक है ना, एक दूसरा आप जब पोस्ट कर रहे हो लेजर में तब आपसे गलती हो रही है, तो वो एरर ऑफ कमीशन हो गया। ट्रायल बैलेंस एरर, ये बिल्कुल आसान है। व्हेन इनकरेक्ट पोस्टिंग और ट्रांसफर इज मेड ट्रायल बैलेंस, यानी इनकरेक्ट पोस्टिंग की है या ट्रांसफ़र किया है ट्रायल बैलेंस में इनकरेक्ट अमाउंट, तो वो जो है ट्रायल बैलेंस एरर हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे वो मिसाल देते हैं, ₹5000 इज़ पेड टू द पाकिस्तान केमिकल फॉर द सप्लाई ऑफ केमिकल एंड द सेम इज़ रिकॉर्डेड इन द लेजर बट ओमिटेड टू पोस्ट इनटू द ट्रायल बैलेंस। यानी ये कि आपने लेजर में तो रिकॉर्ड किया, लेकिन ट्रायल बैलेंस में जाते हुए ना वहाँ गलती कर दी आपने, ठीक है ना, ट्रायल बैलेंस में पोस्ट करते हुए कोई गलत कर दी या ओमिट कर दिया मिसाल के तौर, इसे ट्रायल बैलेंस एरर कहते हैं। यानी या अमाउंट गलत लिख दी, या लिखना भूल गए, या किसी और हेड में जाके लिख दिया, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें ट्रायल बैलेंस एरर कहलाती हैं। जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना आप लोगों के लिए, वो एरर ऑफ कमीशन और एरर ऑफ प्रिंसिपल है, यहाँ से ज़्यादा सवाल आते हैं। एरर ऑफ कमीशन में बता चुका, एरर ऑफ प्रिंसिपल का थोड़ा सा हवाला दिया, अभी दोबारा आने वाला है एरर ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है। तो आगे चलते हैं। आगे है कंपनसेटरी एरर्स या ऑफसेटिंग एरर्स, बिल्कुल आसान है ये। यानी मैं आपको मिसाल देता हूँ, मिसाल से ही आपको समझ आ जाएगा। आपने एक अकाउंट को किया डेबिट 5000 के साथ, ठीक है ना, और क्रेडिट कर दिया 1000 के साथ। डेबिट 5000 के साथ होना है और क्रेडिट भी 5000 के साथ होना था, लेकिन आपने 1000 के साथ कर दिया। फिर किसी और एंट्री में जाके ना आपने जो है वो क्रेडिट करना था 5000, लेकिन आपने 9000 क्रेडिट कर दिया, तो वो बैलेंस हो जाएगा ना। यानी करना तो 5 था, लेकिन आपने 9 कर दिया, 4 ऊपर कर दिया, 1000 पहले भी हुआ खड़ा था, तो वो कंपनसेट हो गया। अब जब डेबिट क्रेडिट दोनों का बैलेंस निकाला जाएगा, बैलेंस तो बराबर आएगा, ठीक है ना, यानी क्रेडिट साइड और डेबिट साइड बराबर आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये होता है कंपनसेटरी एरर या ऑफसेटिंग एरर्स, ये आसान सा है बिल्कुल। अच्छा, अब हमने ये पढ़ ली कि जो क्लैरिकल एरर्स हैं ना वो कौन कौन सी हैं, उसको पढ़ा। एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, कंपनसेटरी एरर या ट्रायल बैलेंस एरर, ठीक है ना। इसमें ये एरर ऑफ कमीशन ज़्यादा अहम है, इसमें 2 पॉइंट्स आ जाते हैं, उस पर आपने तवज्जो देनी है। अच्छा, अब प्रिंसिपल एरर्स। प्रिंसिपल एरर क्या है? These errors occur when books of accounts are not prepared according to international accounting standards. यानी ये एरर ताल्लुक़ रखती हैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ ताल्लुक़ रखती हैं। अगर आप ऐसी गलती कर रहे हो कि जिस गलती की वजह से इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स हैं अकाउंटिंग के वो ही फॉलो नहीं किए जा रहे, तो उस एरर को कहते हैं प्रिंसिपल एरर। और ये आप अनइंटेंशनली कर रहे हो, क्योंकि एरर है ना, एरर अनइंटेंशनली किया जा रहा है। ये वो एरर है कि जो अनइंटेंशनली
किया जा रहा है, ऐसी मिस्टेक है जो अनइंटेंशनली हो रही है। 1 मिनट। और ऐसी मिस्टेक कि जिसमें स्टैंडर्ड्स को ही फॉलो नहीं किया जा रहा, उसे प्रिंसिपल। लेकिन आप देखें कि क्लैरिकल एरर में ऐसी कोई बात नहीं थी, वहाँ ये नहीं लिखा हुआ था कि स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं हो रहे, वो क्लैरिकल एरर। अनइंटेंशनल मिस्टेक, ये भी अनइंटेंशनल मिस्टेक, लेकिन इसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं हो रहे होते, तो इस वजह से इनको प्रिंसिपल एरर कहते हैं। अब इसकी 3 टाइप्स हो सकती हैं। एक होती है इनकरेक्ट एलोकेशन, अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। इनकरेक्ट एलोकेशन का एक और दूसरा नाम है एरर ऑफ प्रिंसिपल, जिसका थोड़ी देर पहले मैंने आपसे जिक्र किया। एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या, कि आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में लिखना था, ठीक है ना, लेकिन आपने उसको रिकॉर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर में कर दिया, तो ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है, ये इनकरेक्ट एलोकेशन है। यानी एक कैटेगरी से निकल के किसी और कैटेगरी में आ गए, लेकिन अगर उसी सेम कैटेगरी में किसी और अकाउंट में जाके लिख दिया। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में मैं आपको मिसाल देता हूँ, जैसे आपने रेंट एक्सपेंसेस में लिखना था और आपने उसे यूटिलिटी एक्सपेंस में रिकॉर्ड कर दिया, तो वो एरर ऑफ कमीशन है। लेकिन एरर ऑफ प्रिंसिपल कब बनेगा, जब एक कैटेगरी से निकल के किसी और कैटेगरी में आप आ जाएं। आपने करंट एसेट में लिखना था, आप उसे लिख रहे हैं फिक्स एसेट में रिकॉर्ड कर रहे हैं गलती से, ठीक है ना। तो इस जब कैटेगरी चेंज हो जाए तो तब आपकी वो जो एरर होगा ना, उसको कहेंगे एरर ऑफ प्रिंसिपल, या उसे इनकरेक्ट एलोकेशन भी कहा जा रहा है। अब एक आगे है इनकरेक्ट वैल्यूएशन, ठीक है। ये क्या है, These errors occur when the assets are not properly valued according to the international accounting standards. These errors will occur if the current assets are not valued at cost or net जो realizable value, whichever is less, and fixed assets are not valued at book value. अब देखें, जो फिक्स एसेट है ना, वो स्टैंडर्ड्स के मुताबिक किस तरह रिपोर्ट करने चाहिए, कॉस्ट लिखनी चाहिए उनकी, फिर उनमें से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को लेस करें और फिर उसकी अमाउंट लिखें। तो जो अमाउंट बच के आती है ना माइनस करने के बाद, तो वो होती है बुक वैल्यू। फिक्स एसेट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू बुक वैल्यू। तो इस तरह रिपोर्ट करना था, लेकिन आपने इस तरह रिपोर्ट नहीं किया, तो ये इनकरेक्ट वैल्यूएशन है, इनकरेक्ट वैल्यूएशन है, और ये प्रिंसिपल एरर है, ठीक है। एरर ऑफ प्रिंसिपल और चीज़ है, प्रिंसिपल एरर और है, ठीक है ना, दोनों में फ़र्क है। जो एरर ऑफ प्रिंसिपल है इज़ द सबसेट ऑफ प्रिंसिपल्स एरर। ये ऐसे एरर हैं जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को जो है ना निगेट कर रहे हैं, ठीक है। इस चीज़ का फ़र्क याद रखिएगा। अच्छा, इसके अलावा जो आपके करंट एसेट थे, जो इन्वेंट्रीज थे, आपने उसे या तो कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना था या नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे। इनमें से जो कम अमाउंट होगी ना उस पर रिकॉर्ड करना था, लेकिन इनमें से जो ज़्यादा अमाउंट थी आपने उस पर रिकॉर्ड कर दिया, तो ये प्रिंसिपल एरर होगा, ठीक है। और ओमिशन ऑफ आउटस्टैंडिंग एसेट्स एंड लायबिलिटी, ये बिल्कुल वही है वो जो आप एडजस्टिंग एंट्रीज करते हैं ना, मीन आपने एडजस्टिंग एंट्रीज ही नहीं की, आपके कुछ एक्सपेंस प्रीपेड एक्सपेंस थे, आपने उसको एडजस्ट ही नहीं किया, ठीक है ना। आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस थे, आपने वो रिकॉर्ड नहीं किए, ठीक है ना। तो वो मतलब आपने जो एडजस्टिंग एंट्रीज जो थी, जो मैंने आपको पढ़ाई हैं अकाउंटिंग के अंदर, मतलब वो एडजस्टिंग एंट्रीज ही पास नहीं की, उनका रिकॉर्ड नहीं रखा अपने पास, तो ये भी प्रिंसिपल एरर है, ठीक। अब ये एरर ज़्यादा अहम थे। इसके बाद फ्रॉड आ जाता है। फ्रॉड यानी ऐसी मिस्टेक जो इंटेंशनली की जाए, उसे फ्रॉड कहते हैं। और टाइप्स ऑफ फ्रॉड कौन से होते हैं, कैश फ्रॉड, यानी कैश में भी फ्रॉड हो सकता है, इन्वेंट्री फ्रॉड, इन्वेंट्री में, या मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वर्ड हैं, आप इसे इजीली समझ सकते हैं, ठीक है ना। मज़ीद इनके बारे में अगर कोई MCQs में कोई डिटेल आएगी तो वहाँ मैं बता दूँगा आपको। अच्छा, अब जो है ना, पहले मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग कितने होते हैं, तो यहाँ भी इस बुक में भी उसका एक डायग्राम बना हुआ है, तो देख लेते हैं। तकरीबन सेम ही है जो पहले बताएं। तो प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव और इम्प्लाइड ऑब्जेक्टिव। वहाँ स्पेशल ऑब्जेक्टिव का नाम पड़ा था, ठीक है ना, एक ही बात है इम्प्लाइड। अच्छा, जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या है, इंडिपेंडेंट ओपिनियन,
यानी ऑडिटर की ये जिम्मेदारी होती है कि वो इंडिपेंडेंट ओपिनियन देगा। इसके अलावा जो स्टेटमेंट्स हैं उनकी फेयरनेस के बारे में बताएगा। और इसके अलावा रिपोर्ट को सर्टिफाई करना, ठीक है, ये भी ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बताया था। प्रिस्क्राइब्ड लॉ के लॉ फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, अकाउंटिंग पॉलिसीज़ के बारे में बताना, अकाउंटिंग पॉलिसीज़ फॉलो हो रही हैं, स्टैंडर्ड्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ये जो है ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हो गए। ठीक, अब सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव में जो मेन पॉइंट ये है कि डिडक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड, डिडक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर्स। अब फ्रॉड कितने किस्म के, इन्वेंट्री फ्रॉड, कैश फ्रॉड, मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स, ये मैं आपको बता चुका। और इसके अलावा जो एरर्स हैं कौन कौन से हो सकते हैं, वो प्रिंसिपल एरर भी हो सकते हैं, क्लैरिकल एरर में कौन कौन से, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, कंपनसेटरी एरर या ऑफसेटिंग एरर या ट्रायल बैलेंस एरर। ठीक है, प्रिंसिपल में इन करेक्ट एलोकेशन, जिसका दूसरा नाम एरर ऑफ प्रिंसिपल है, इनकरेक्ट वैल्यूएशन और ओमिशन ऑफ आउटस्टैंडिंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज़, यानी वो एडजस्टिंग एंट्रीज वगैरह ही ना करना। ठीक है ना, जो एडजस्टिंग एंट्रीज हम नहीं करते ना, उसका इम्पैक्ट पड़ रहा होता है, इनकम स्टेटमेंट पे भी पड़ रहा होता है और बैलेंस शीट के ऊपर भी पड़ रहा होता है। कि ये मैं डिटेल में आप लोगों को अकाउंटिंग में पढ़ा चुका हूँ। अच्छा, और इसके अलावा इम्प्लाइड ऑब्जेक्टिव, ये मॉरल चेक है, ये इतना ज़रूरी नहीं है, इन दोनों को याद रखना ज़रूरी है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव, तो ये ज़्यादा अहम है। अच्छा, इसके अलावा ये एक अहम चीज़ थी, इसे भी याद रख लें, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, ISA, ये एब्रीवेशन बहुत अहम है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, यानी ऑडिटिंग पे कुछ स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं इंटरनेशनल लेवल पे, उन्हें कहते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ठीक है ना, अब ये बनाता कौन है, ये बनाता है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स कमेटी, IFAC। बाद दफ़ा ये कमेटी नहीं लिखा होता, सिर्फ इतना लिखा होता है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स। यानी इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स में काफ़ी सारे अकाउंटेंट्स होते हैं कि जो मिल के जो है ना ये स्टैंडर्ड्स बनाते हैं ऑडिटिंग के, ऑडिटिंग किस अंदाज में करना चाहिए, ऑडिटिंग के क्या स्टैंडर्ड्स हैं। जिस तरह अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स हैं ना, इसी तरह ऑडिटिंग के भी स्टैंडर्ड्स हैं। और जो ऑडिटिंग के स्टैंडर्ड्स हैं वो कौन इशू करता है, वो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स कमेटी, ये इशू करती हैं। और जो चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान ICAP है, वो भी इन्हीं स्टैंडर्ड्स को, ISA को फॉलो करते हैं, इसी को एडॉप्ट करते हैं। एडैप्ट नहीं करते, एडॉप्ट और एडैप्ट में फ़र्क है। एडॉप्ट मतलब किसी चीज़ को एज इट इज़ ले लेना, एडैप्ट मतलब किसी चीज़ को तो लेना लेकिन उसमें कोई तब्दीली करना। अच्छा स्टूडेंट्स, इनको देख लीजिएगा, ये भी टाइप्स ऑफ ऑडिट है, इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, जो ज़रूरी था मैंने आपको बता दिया था। ऑर्गेनाइजेशनल बेस ऑडिट होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप ऑडिट, पार्टनरशिप ऑडिट, कंपनी ऑडिट, कंपनी का ऑडिट लाजमी होता है, स्पेसिफिक ऑडिट, कंप्लायंस ऑडिट के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, टैक्स ऑडिट, गवर्नमेंट ऑडिट, वो बैटरी लोअर लाइट भी नहीं है। तो ये लेक्चर यहीं क्लोज़ करते हैं, नेक्स्ट अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊँगा।